डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड, आज हम आपको 2023 विज्ञान का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों 2024 में ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 के आए थे, यानी आप ये मान के चलिए कि जो भी 2024 में पेपर आना 25 में आना है पेपर 2025 में जो भी पेपर आएंगे वो 2023 और 24 के पेपर होंगे। और आज हम आपको ईएम सीरीज़ यानी ईएम सीरीज़ का एक पेपर सेट देने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक सेट दिया है, आप उसे ध्यान से देखिएगा, वो 2024 का था और ये 2023 का है। तो आप दोनों में पाएंगे कि दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आए हुए हैं। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि 2025 के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी से दिखा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पेपर सही है। आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? वह प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण कितना है? कितना है? 0 डिग्री होगा। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। चौथा क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर की स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? तो धारा 1/3 होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मकान में 200 वोल्ट ओम जो है 100 ओम और 200 ओम्स के प्रतिरोध के 2 बल्ब लगे हुए हैं और 1 घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा 600 वाट घंटा। गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो संभवतः लेंस क्या होगा? तो लेंस हमारा क्या होगा? दोनों होंगे। ये क्या होंगे? दोनों, यानी अवतल होंगे। क्यों होंगे? ये आप ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे रूल लिख दिया है। देखिए, ये अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसमें U, V और F ये सारे माइनस में होते हैं। क्या होते हैं? सारे माइनस में होते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा भी गया हुआ है, ये दूरियाँ, फोकस दूरियाँ किस में दी हैं? माइनस में दी हैं। जब भी फोकस दूरियाँ माइनस में दी होंगी तो ये चाहे U हो चाहे V हो चाहे फोकस भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ माइनस, तो इसका मतलब उत्तल लेंस या दर्पण जो भी है इसमें आंसर क्या होगा? अवतल लेंस ही होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बताइए। तो इसका आंसर होगा 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, यानी पहला आंसर ए आंसर होगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं हम। यदि इनको हम सीरीज़ में लगाएं, यदि इनको हम सीरीज़ में रखें तो इस तरीके से आपको सर्किट बना दिखाई देगा। सीरीज में का मतलब 2, 4, 6 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? प्रतिरोध। इनको सबको हम लोग प्लस कर देंगे, अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारा V = IR फार्मूला होता है। ठीक है, V = IR फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे? करंट हमारा कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये हमारा 2 हो गया। और R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये पहले वाला जो हमारा है ये क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया। इसी तरीके से 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मैं नहीं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए वहाँ पे। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। Zn + H2SO4 ये अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर देखिए ZnSO4 इस तरीके से ये SO4 के साथ जा रहा है, तो ये रिप्लेस कर रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगी ये। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें, विस्थापन रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
हमने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, आप उन चीज़ों को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पूछा गया है Na2CO3 किसका नाम है? तो ये धामन सोडा का है। क्या है? धामन सोडा का Na2CO3 है। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ना है कि वहाँ पे हमेशा यही पूछेगा, तो हमने सबके आंसर लिख दिए। बेकिंग पाउडर का फार्मूला लिख दिया है NaHCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी लिख दिया है मैंने इस तरीके से, ठीक है। CaSO4 ½ इस तरीके से पूरा लिख दिया। आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका CaSO4 H2O, ठीक है। ये आपको पूरा, इसको चाहे आप ऐसे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही आंसर है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का ये देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। तो चारों याद होने चाहिए आपको, ये नहीं कि आप सोचें कि एक ही से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हमने हर जगह बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं ताकि आप लोग रटे ना, क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें आंसर को। निम्न क्षार धातुएं कौन सी हैं? क्षार, तो क्षार धातुएं जो होती हैं, आपको यहाँ पे दिया गया क्या है, तो हम यहाँ पे टिक मार देंगे, ठीक है। सोडियम है ये Na, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि यही पूछा जाएगा। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। इसमें से ये 3 तो बिल्कुल याद कर लीजिए, यही पूछी जाती है आपके कोर्स में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 जो हैं कहीं पूछे जाएँ तो ये भी आपकी क्षार धातुओं के एग्जाम्पल्स या उदाहरण है, जिसे कहते हैं आप, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कॉलम दिया गया है और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा हेलोएल्केन है, कौन सा हेलोएल्केन है, कौन सा अल्कोहल है, कौन सा कीटोन है, कौन सा एल्कीन है। तो आप कैसे जानेंगे? तो इसकी बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। इसका सिंपल टेक्निक ये है, हमने यहाँ सारे रूल्स लिख दिए हैं। देखिए, ये OH लगा है, OH है, तो ये हो जाएगा एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे ये एल्कोहल हो गया, राइट। इसी तरीके से कीटोन, कीटोन का मतलब होता है CO। देखिए ये आपको CO दिख रहा है, तो यहाँ देखिए CO, ये देखिए ये CO का क्या है? कीटोन, ठीक है। तो इसका कीटोन हो गया। जहाँ पे इनकी शक्लें दिखें तो वो वही हो जाएंगे। अच्छा, एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है? एल्कीन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे ये एल्कीन है, ये जो है एल्कीन है, ये जो है एल्कीन, डबल बॉन्ड लगा है, तो ये एल्कीन हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, ठीक है। और हेलोएल्केन का मतलब क्या होता है? इसमें Cl लगा हो। हेलोएल्केन का मतलब है जिसमें Cl लगा हो। यानी ये देखिए आप, ये जो ग्रुप है इसके अंदर कोई भी होगा, चाहे वो Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, तब भी वो हेलोएल्केन ही कहलाएगा, ठीक है बच्चों। आप समझ गए? हेलोएल्केन में Cl आएगा, है ना, और एल्कोहल में OH आएगा, और कीटोन में CO आएगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, राइट। ये आपको लिख दिया। और एक चीज़ समझा देते हैं यहीं पे हम, ये एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्रियात्मक समूह लिखिए, तो आप खाली यही लिख देंगे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, हेलोएल्केन, कुछ भी लिख दीजिए, आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये आंसर सही था हमारा A, ठीक है। अब फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट टाइम वाला, क्षार धातुएं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्षार धातुएं रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो क्या लिखा है इसमें, क्या दिखाया मैंने? ये मैंने कहा था इसको याद कर लो तीनों को। तो देखिए ये आंसर आ गया, ऊपर बताया था ना क्षार धातु। ओके, अभी हम आपको बता रहे थे, अगला क्वेश्चन देखिए। हमने आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, इससे पहले के पेपर में मैंने तीनों सूत्र के बारे में बताया है। आप तीनों पेपर देखिए और यहीं से याद कर लीजिए, दिन में वीडियो खोल लीजिए, देखते रहिए, याद हो जाएगा आपको। तो एल्काइन का मतलब ये होता है, एल्काइन का सूत्र क्या है पहले देखिए, इस सूत्र क्या है। एल्काइन का सूत्र है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तो इसका सूत्र होता है -2 CN, ये वाला CnH2n -2। तो हमने सारे लिख दिए, जरूरी नहीं बेटा कि वहाँ पे यही पूछा जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे एल्केन का पूछेगा तो आप लिखेंगे ये वाला CnH2n +2, अगर एल्कीन का है तो CnH2n, एल्काइन का है तो CnH2n -2। तो बेटा ये तीनों याद होने चाहिए, तभी से काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई है,
अगर चाहें आप तो वीडियो हम दोबारा बना सकते हैं, पूरे चैप्टर लेकर, बहुत छोटे छोटे 5-5 6-6 क्वेश्चन के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आपको तीनों सूत्र मिल जाएंगे, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। और फ्लोएम में क्या होता है? पौधे का परिवहन, भोजन का परिवहन होता है। क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। इस तरह, ये नहीं, इसका तो आंसर यही है पहला वाला। ठीक है, बाकी हमने फ्लोएम का अपने मन से यहाँ पे लिख दिया है। अब आता है स्वस्थ मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसमें रक्त दाब कितना होगा? आप हमेशा ध्यान रखें, 120/80, 120/80 यानी सी। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पक्षियों के पंख और अग्रपाद। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो कार्य होते हैं, संरचना जो है भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, उसको हम लोग समजात अंग कहते हैं। राइट। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने झुर्रीदार के लक्षण को व्यक्त करता है? तो आप देखिए, लंबा का मतलब डबल टी होता है। क्या होता है? ये देखिए, ये पहले डबल टी आया है। और झुर्रीदार का मतलब होता है छोटा आर। तो देखिए, छोटा आर है इसमें, इसलिए यही आंसर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, द्विखंडन जो विधि होती है वह किसमें होती है? अमीबा में होती है, ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा हेतु चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखें, ये हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, कहाँ होती हैं? अमाशय में। राइट। फिर आया है क्वेश्चन, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है जो हमने सॉल्व कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, इसमें u हमेशा माइनस में रहता है। फोकस दूरी 30 दी हुई है, इसके नीचे पढ़ेंगे। u हमेशा माइनस में रहेगा, तो हमने माइनस में 30 लिखा है। ये सवाल आपको करके दिखा दिया है मैंने। ये वाला फार्मूला लगेगा। दर्पण में हमेशा 1/f = 1/v + 1/u ही लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन, आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? यानी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को क्या करता है? बदल सकता है, तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन नीचे भी पूछा गया, अगर वस्तु जो है 2f की दूरी पर रखी हो तो क्या होगा? तो इसका फिगर ये बना है। आप लोग उसे अपने पेपर में उतार भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभ को बताइए। किन्हीं 2 लाभ। तो पहला लाभ तो इसका यही है कि हर उपकरण उसको पूरा वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है? पूरा वोल्टेज मिलता है। दूसरा, जो सर्किट होता है आपका, उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्किट का कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें क्या पूछा गया है? धारा का मान बताइए। क्या पूछा गया है? धारा का मान बताइए। धारा का, तो धारा का मान बताने के लिए क्या करेंगे? कुछ करना ही नहीं है। इस पे आपको देखिए, यहाँ पे V दिया हुआ है। अब ये सब क्या है? R हैं। ये सब क्या है? R हैं, जितने भी ओम वाले होते हैं। तो फार्मूला लगा दीजिए ये वाला, I = V/R। तो देखिए, V की जगह हमने क्या लिखा? 8 लिखा ये। और नीचे R क्या है हमारा? ये वाला देखिए, रेजिस्टेंस 1 2 3। तो क्या है? इसको डिवाइड करते रहेंगे, R से डिवाइड करते। R हमारा कितने? ये 12 है, 8 है, तो 8/8 हो गया।
फिर यहाँ पे 8/, दूसरे वाले में क्या है 8/12, तीसरे में क्या है 24/12। बस खाली यही करके आंसर आगे बढ़ा देंगे हम। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पूछा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का रूल बताइए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल ये होता है, जब हम अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि सब तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठा हमें बताएगा चुंबकत्व और तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय लिखा है, और मध्यमा क्या बताएगी हमको? धारा बताएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आंसर को लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन को आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। और यहाँ पे 2 लगा देंगे, और इसमें भी यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। बाकी डिटेल वीडियो में बताएंगे, हम जल्दी में बता रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, आप ये समझिए। ये बच्चे ज़्यादातर छोड़ के चले आए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे छोड़ना चाहिए था क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पता है आपको? इस वाले क्वेश्चन में खा में, क्वेश्चन नंबर खा, ये जो अभिक्रिया दी है, ये वाली, ये अभिक्रिया दी है ना इतनी सारी, इसमें पूछ रहा है अभिकारक कौन सा है और उत्पाद क्या है। तो जो ये जो पोर्शन होता है इधर वाला शुरुआत में, इसको अभिकारक कहते हैं, और जो उत्पाद ये होता है जो दूसरे साइड में आता है, इसे उत्पाद कहते हैं। रिएक्शन से पहले जो होते हैं, जिससे हम रिएक्शन कराते हैं, वो अभिकारक होता है। जो आंसर आता है उसका, उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये दोनों आंसर है आपको लिखे हुए हैं, ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी है, पिछली बार की तरह आईपीएससी नेमिंग लिखने को आया है। पिछले पेपर में भी आया था क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 2024 में आए हैं 23 के, ठीक है। तो कीटोन में देखिए, कीटोन क्या है? ये जो क्वेश्चन है आईपीएससी नेम लिखने के लिए आया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बता दिया है कि अगर CO लगा, देखिए यहाँ पे CO लगा है, ठीक है। ये देखिए नोन, ठीक है। कितने कार्बन है? C कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है। तो देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? प्रोपेन। तो प्रोपेन लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो CO लगा था ग्रुप, ये जो CO लगा था, इसका हमने देखिए यहाँ पे नोन लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसी तरीके बहुत आसान होते हैं आईपीएससी नेम करना, कोई कठिन नहीं होता। अलग से वीडियो बना सकते हैं इसके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो। कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे क्या है? हेक्सेन। तो सबसे पहले हेक्सेन लिख लिया, और चूंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है तो यहाँ पे ऑल ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। बहुत ही ईजी होते हैं आईपीएससी नेम, तो 2 मिनट का भी कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 2024 के रिपीट हुए हैं, 2024 में आए हैं, मतलब सॉरी। ये देखिए ऑक्सीजन, इसमें परमाणु संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई? परमाणु संख्या ऑक्सीजन की पूछी गई। ऑक्सीजन कितनी होती? 8। क्या होती? 8। पोटेशियम की कितनी होती? 19। और इसकी संयुक्ता कैसे निकालेंगे? संयुक्ता कैसे निकालेंगे? अगर पीछे की तरफ 6 है, इसकी अगर पीछे की तरफ ऑक्सीजन की, ये तो हो गया पहले परमाणु संख्या बता दी मैंने, ठीक है। ये सब परमाणु संख्या हो गई। आगे जो 2 6 है, पहले कक्षा में 2 और इसमें ये 2 6, तो जो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, आखिरी कक्षा में जैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वही इसकी संयुक्ता होती है। लेकिन जब 4 से कम हो या 4 से ज़्यादा हो, मतलब 4 से कम हो, तो वही संयुक्ता होती है। कहने का मतलब 8 में से 6 घटा देंगे तो इसकी संयुक्ता हो जाएगी 2। और इसी तरीके से यहाँ पीछे अगर 1 है तो इसको 8 से नहीं घटाएंगे, तो ये वही रहेगी। क्लोरीन में देखिए 17 होता है, तो इसका क्या हुआ? 287। तो इसको 7 नहीं लिख सकते, इसको 8 से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 से घटा के लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। और सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, तो इसको 281 होगा, इसकी संयुक्ता 1 ही होगी। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर
3 तक संयुक्ता अगर पीछे आती है तो वही रहेगी संयुक्ता, लेकिन अगर 4 के बाद आती है तो 8 से हमेशा माइनस करते हैं, ये कहने का मतलब है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? योगात्मक अभिक्रिया क्या है? योगात्मक अभिक्रियाएं जब कोई 2 एटम्स हों, कैसे कैल्शियम प्लस तुम्हारा H2O मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और उष्मा निकलेगी, तो ये योगात्मक हो जाएगी। नहीं सॉरी, जब योगात्मक में Ca ये है रिएक्शन, हाँ ठीक है ओके, तो अगर ये आप रिएक्शन लिख लीजिएगा तो योगात्मक में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ये है इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रही ये वाली, ठीक है। इसमें SO4 जरूर होता है प्रतिस्थापन में, देखिए Fe+COSO4 लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे, टिप्पणी में लिख दीजिएगा इसी तरीके से। अब आता है क्वेश्चन, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीकरण किसे कहते हैं? यानी अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीकरण रिएक्शन देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। इसका मैं एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार मिलकर उदासीकरण बनाते हैं, ठीक है, अभिक्रिया बनाते हैं। अब आया है क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? देखिए, चीनी को सफ़ेद करने में, क्या है, चीनी को सफ़ेद करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिख दिया, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसमें पूछा नहीं गया लेकिन मैंने लिख दिया है, ये आप देखिए, रिएक्शन बहुत ही अच्छी है इसकी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो क्या बना ये, CaCl2, और ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका H2O, राइट, क्या हो गया, H2O बन गया। क्वेश्चन आता है, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण यानी जब कोई लोहे की छड़ किसी आर्द्र स्थिति में आएगी जहाँ पर नमी होगी, तो उसमें एक भूरे रंग का पदार्थ लग जाता है, वो उसका क्षय करने लगता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। इसको हम लोग किस तरीके से, पिछले साल भी आया है क्वेश्चन, यानी 2024 में भी क्वेश्चन आया था, ये पॉलिश करके, ग्रीस लगा के, पेंट करके। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? चौक बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, चौक बनाने में, दांतों के फरमे बनाने में। इसकी रिएक्शन भी हमने लिख दी है बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें 5 ही रिएक्शंस होती हैं, वो भी वही घूम फिर के आ जाती हैं, तो आप इन 5 को याद करिएगा, इसलिए मैंने इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन है ये भी मैंने लिख दिया है, याद कर लीजिएगा इसको। पाचन क्रिया किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। इसका फिगर बना लीजिएगा, चित्र आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब आया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी। विखंडन क्या होता है? पहली बात, विखंडन में लिखेंगे, ये सभी विखंडन हमेशा एक कोशिकीय प्राणियों में होता है, जैसे कि अमीबा इसका एग्जाम्पल है। यानी इसमें आगे भी लिख दिया है मैंने, पूर्ण विकसित जीव का 2 भागों में विभाजित होना, पूर्ण विकसित जीव का 2 भागों में विभाजित होना ही विखंडन कहलाता है, ठीक है। अब आता है पुनरुद्भवन, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। किसी जीव का टुकड़ों में बंटना ही पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ये सभी एक कोशिकीय जीवों में ही होते हैं। मुकुलन भी एक कोशिकीय जीव में होता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट या हाइड्रा। यानी शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन के कारण क्या होता है? एक उभार उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आया है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? ये जीवाश्म किसे कहते हैं? जैव विकास के रूप में इसकी भूमिका बताइए, ठीक है।
फिर आता है परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे जितने भी स्रोत हैं सब क्या हैं, नवीनीकरण स्रोत हैं। जिन्हें हम पुनः नहीं कर सकते वो अनवीनीकरण स्रोत होते हैं। जैसे हम पुनः प्राप्त कर, जंगल को काट के जंगल के दोबारा लगाया जा सकता है, तो उसे हम लोग नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, पौधों में जल, खनिज एवं परिवहन को विस्तार से लिखिए। तो बेटा ये विस्तार के क्वेश्चन है, तो हम इसमें इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन यही है कि अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह करेंगे, अगर इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। आप इसे तुरंत प्रिंट आउट निकाल के खटाखट याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसे तुरंत याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2023 और 2024 का पेपर अगर आपने कर लिया तो 2025 में वही पेपर रिपीट ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बाकी मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, कुछ चैप्टर्स को हम, आप लोग अगर कुछ बताना चाहेंगे हमें तो हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस गलतफहमी में ना रहें कि हम इधर उधर के सैम्पल पेपर कर लेंगे, पेपर हमारा फंसेगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि 2023 और 24 का करेंगे तब वो 25 में ज़रूर फंसेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल पर आके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।